स्टेटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसके साथ साथ यूनिट नंबर 6 को भी अगर जो है आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो तकरीबन आपका जो पेपर है वो 60 to 70% इसी पहले 6 यूनिट या 5 यूनिट से आते हैं। इसके अलावा आपके जो यूनिट नंबर लास्ट के जो यूनिट है जिसमें आपके पास काई स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आ जाती है। ये ऑलरेडी एपिडेमियोलॉजी में आप स्टूडेंट ने काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। तो ये वाले जो टॉपिक है, इसके अलावा पॉजिटिव एरर हो गया, ठीक है, नेगेटिव एरर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इससे एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ ज़्यादा होंगे बनस्बत न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ के, क्योंकि इससे अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 से आ सकते हैं, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होंगे मतलब रेंज किस तरह से निकालना है, या रेंज की वैल्यू आपको दी गई होगी कि रेंज की वैल्यू निकाली, या आपको कहेंगे कि इस गिवन डेटा सेट में से आप मीन्स जो है हमें निकाल कर दे, या मूड हमें बताए, या मीडियन हमें बताए। इसके अलावा आपको कहेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करके जो है हमें दे, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें आप लोगों को जिसके लिए आप लोगों को जो है हर चीज़ को समझना चाहिए। मतलब रेशियो हो गया, ठीक है, इसी तरह से रेट हो गया, इसी तरह से प्रोपोर्शन हो गया। तो ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ में इससे एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हर तरह से आप लोगों ने अपने आप को एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार रखना है। सो हम अपने लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने कहाँ तक इसको पढ़ा था? हाँ, सो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ तक जो है सॉरी लेक्चर को जो है यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हमने इस एग्ज़ाम्पल पर हम जो है काम कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ लेंगे। तो हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम्पल दिया गया है जिसमें कहते हैं कि calculate the mean and standard deviation of the following data set by making frequency table। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सही है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज़, मुख्तलिफ फैमिलीज़ आपको दिए गए हैं और उन फैमिलीज़ में उन हर एक फैमिली के साथ कितने कितने बच्चे हैं, हर एक फैमिली में बच्चों की तादाद कितनी है, इसको आपने मालूम करना है, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया गया है 2, 2, 5, 3, 0, 1, 3, 2, मतलब ये आपको एक डेटा दिया गया है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन में ये भी आपसे जो है मांगा जा रहा है, कहते हैं कि आल्सो कैलकुलेट x माइनस एस एंड x प्लस एस। एस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, x इज इंडिविजुअल नंबर, ठीक है। सॉरी x इज मीन। सो कहते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को आपने प्लस करना है और माइनस करना है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से फिर सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन से आपने एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस करनी है और प्लस करनी है, और इसी तरह से थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से भी आपने एक्स की वैल्यू माइनस करनी है और प्लस करनी है, इसको भी आपने करना है। इसके अलावा व्हाट परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट फॉल विद इन ईच इंटरवल, और इसमें से आपके पास जो वैल्यूज़ आते हैं तो उसका कितना परसेंटेज जो है वो आपके जो कर्व है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें आता है, ठीक है। तो इसको भी आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो तरीका याद होना चाहिए जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स को बताया था कि जब भी आपको एक डेटा सेट दिया गया होगा तो वो डेटा सेट आपके पास जो है इर्रेगुलर फॉर्म में होगा। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप उस इर्रेगुलर डेटा को आपने रेगुलर बनाना है, मतलब
असेंडिंग ऑर्डर में आपने कन्वर्ट करना है। तो ऊपर का डेटा सेट आप देख सकते हैं, इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो बिल्कुल जो स्मॉल वैल्यू है वो पहले आई है, फिर उससे लार्ज वैल्यू, फिर उससे लार्ज वैल्यू, फिर उससे लार्ज वैल्यू, और इसी तरह से सबसे आखिर में लार्ज वैल्यू आई है। तो आप देख सकते हैं कि 0 0 0 1 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन मालूम करनी है। तो टोटल पॉपुलेशन मतलब फैमिलीज को मालूम करना है, टोटल फैमिलीज आपके पास कितनी है। तो ये 0 वाली 1 हो गई, 1 वाली 2 हो गई, 2 वाली 3 हो गई, 3 वाली 4, 4 वाली 5, 5 वाली 6, 6 वाली 7, और 7 वाली 8, और 8 वाली 9। तो आपको यहाँ पर जो है पता चल गया कि आपके पास टोटल कितनी फैमिली है, फैमिलीज कितनी फैमिलीज है टोटल, आपके पास टोटल 9 फैमिलीज है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, वहाँ पर हम पूरा डेटा इसको अरेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको डेटा दिया गया है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आपके पास जो है एक्स आता है। एक्स क्या है, एक्स आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू होती है, इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक, ठीक है, कि एक्स आई मीन इंडिविजुअल वैल्यू, कोई भी वैल्यू ये हो सकती है। सो एक्स मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन है, तो ये एक हमारे साथ एक्स का कॉलम हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास दूसरा कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, जिसमें आपको हर एक फैमिली के बारे में आपको जो है पता चलेगा फ्रीक्वेंसी में, कि इस फैमिली में कितने बच्चे हैं, इस फैमिली में कितने, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास अगला जो आता है वो क्या है, वो एफ एक्स है। बेसिकली आप इस यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप एक फार्मूला जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप हल करने जा रहे हैं। और वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ मीन फ्रीक्वेंसी इनटू इंडिविजुअल एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या है, फार्मूला है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर अब अगर आप ऊपर देखें तो मैं आपको इस फार्मूले के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। इस फार्मूले में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो कौन सी है, पहली जो वैल्यू हमारे पास आई है फार्मूले में, तो वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ये वाला जो निशान है इसको भी आप लोग जो है ज़रा देख लीजिए, यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से सर्कल किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम, सोमेशन, मतलब हाँ, इसके बाद जितने भी वैल्यूज आएंगे तो उसको हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जितने भी वैल्यूज आएंगे उस सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला चीज़ आया है, ठीक है, वो क्या है, वो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास एक्स आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी के साथ हमने क्या करना है, जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस एक्स और एफ के दरमियान किसी भी किस्म का सिंबल नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये बन जाता है कि इस दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एफ एक्स लिखा है। फिर तीसरा काम हमने क्या करना है, तीसरा काम हमने ये करना होगा कि इंडिविजुअल जो वैल्यू है इससे हमने क्या करना होगा, मीन को माइनस करना होगा। तो इसलिए ऊपर हमने क्या लिखा है, x माइनस एक्स डैश, मतलब x माइनस एक्स बार। सो इंडिविजुअल वैल्यू जो है उससे हमने मीन को माइनस करना है, ठीक है। होल स्क्वायर हमने ऊपर लिखा हुआ है। और फिर इसी तरह से एट द एंड हम क्या करेंगे, एट द एंड हम फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसको हम फिर पूरा करेंगे इकट्ठे, ठीक है।
तो इसको अब वन बाय वन एक एक करके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर कोई मसला हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमने जो असेंडिंग रेंज असेंडिंग फॉर्म में अरेंजमेंट की थी तो उसमें हमारे साथ ज़ीरो कितना बार आया था, ज़ीरो हमारे पास 3 टाइम आया था, तो इसलिए ज़ीरो के सामने हमने 3 लिख दिया। इसी तरह से टू जो है कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, टू वन जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ था, इसलिए हमने वन के सामने 2 लिख दिया। इसके बाद टू हमारे साथ कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, 5 टाइम्स, इसलिए हमने 5 लिख दिया। थ्री कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, 5 टाइम, इसलिए हमने 3 के सामने भी 5 लिख दिया। इसी तरह से अगर आप 4 को देखें तो 4 भी हमारे साथ 6 टाइम उस डेटा में रिपीट हुआ था, इसलिए 4 के सामने हमने 6 लिख दिया। 5 हमारे साथ 4 टाइम रिपीट हुआ था, 6 हमारे साथ 2 टाइम, 7 2 टाइम और 8 1 टाइम रिपीट हुआ, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ गई एक डेटा। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, अब हमारा दूसरा काम ये होगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले नंबर पर आता है। तो अब हमारे साथ ये जितने भी वैल्यूज़ आए हुए हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, इन सब को। सो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, 27 + 2 29 एंड 29 + 1 ये हमारे साथ आ गया 30। तो टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई ये क्या आ गई, 30 आ गई, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम अब हमारा क्या होगा, दूसरा काम अब हमारा एफ एक्स होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल जितने भी वैल्यूज़ है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। सो अब अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट नंबर पर देखें ज़ीरो है तो ज़ीरो के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। तो 3 को अगर हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ज़ीरो ज़रा ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ दूसरी जो है वो क्या है, दूसरी फैमिली में हमारे साथ जो फ्रीक्वेंसी है 2 है, तो 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे साथ क्या आएगा, 2 1 ज़रा 2 आएगा। इसी तरह से फिर अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़रा 10, तो इसलिए हमने 10 लिख दिया, सही है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं फिर 5 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह से आपके साथ आ जाएगा 5 3 ज़रा 15। आपको टेबल्स भी आने चाहिए, तकरीबन 1 से लेकर 2 से लेकर 10 तक आपको टेबल्स आने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में किसी किस्म का मसला ना हो और कैलकुलेटर के बगैर आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सके। सो इसलिए अगर आप 6 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साथ आएगा 24, 6 4 ज़ा 24 या 4 6 ज़ा 24, ठीक है। इसी तरह से 4 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 ज़ा 20, तो इसलिए हमने 20 लिख दिया, ठीक है। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 12, 2 6 ज़र 12। इसी तरह से 2 को अगर 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 ज़र 14 आएगा। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़र 8 या 1 8 ज़र 8 आ जाएगा। तो ये काम भी हमने कर लिया है, ठीक है, हमारे पास ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आप फार्मूले में देखें तो फार्मूला आपके साथ किस तरह से था, फार्मूला आपके पास इस तरह से था कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू इंडिविजुअल एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, और फिर होल स्क्वायर आया था। तो अब यहाँ पर दूसरा काम हमारा क्या है, हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई तो कर लिया है, लेकिन अब दूसरा काम हमारा ये है कि एफ एक्स की जो वैल्यू आई है एफ और इंडिविजुअल एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है ये सारे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो इससे हमारे साथ
क्या वैल्यू आती है आप लोग देख सकते हैं। इससे हमारे साथ जो वैल्यू आती है तो वो टोटल क्या आती है, टोटल 105 आती है। आप इसको प्लस करके देखें तो 105 आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम मीन मालूम करेंगे, ठीक है। मीन हम मालूम करेंगे। तो मीन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है कि अच्छा जी इसको मैं रिमूव करूं। फार्मूला जो है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी आती है या इस तरह से आता है, लेकिन यहाँ पर जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं तो आपके पास जो मीन आता है वो क्या है। अच्छा जी सबर करें, इसको मैं रिमूव करूँ। आपके पास मीन इस तरह से आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इस तरह से आता है। तो आपके पास जो है 30 डिवाइडेड बाय 105 आ जाएगा। तो इसको आप लोग ज़रा देख लीजिए, 30 को डिवाइड करें 105 पर तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, यही 3.5 आएंगी ना। आप ये जो कर रहे हैं ना, ये सारा अमल, रफ अमल, ये तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। यहाँ से स्लाइड को थोड़ा कम जूम कर लेना, यहाँ साइड पे कर लें, आपको नज़र नीचे नहीं से आ कुछ रही। भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं सर आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, उस पे करवा दिया करें, हमें नहीं ये नजर आ रहा। अच्छा जी सबर करें, मैं देख, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 129.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप जब कर लेंगे, इसको जब आप फिर आखिर में प्लस करेंगे तो आपके पास 129.5 वैल्यू आ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी समझ आ गई क्या नहीं। अच्छा जी, तो ये आपको ग्रुप डेटा के लिए जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप डेटा के लिए मीन का फार्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है, या टोटल पॉपुलेशन। सो आपके पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल नंबर की वैल्यू है वो 105 है और टोटल एन की जो वैल्यू है वो 30 है। एन मतलब आपके पास कितने टोटल पॉपुलेशन है, 30 है। तो 105 डिवाइड बाय 30 आपके पास मीन आ गई 3.5। इसी तरह से आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन है हम इसी तरह से लिखते हैं, और सैम्पल के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हम एस स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन एस मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, सम ऑफ एफ इंटू इंडिविजुअल एक्स माइनस मीन या एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, वही फार्मूला है जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो आपके पास इसकी टोटल वैल्यू क्या आई है, इसकी टोटल वैल्यू आपके पास 129.5 आई है, ठीक है। और एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, एन की वैल्यू आपके पास 30 थी। तो यहाँ पर एन माइनस वन है ना, तो एन की जगह 30 लिख दी और माइनस वन हमने लिख दिया, ठीक है। मतलब 30 माइनस वन हमने लिख दिया, तो आपके पास आ जाएगा 30 से माइनस वन करो 29 आ जाएगा। तो इसलिए हमने नीचे 29 लिखा है। तो 129.5 डिवाइडेड बाय 29, तो आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास वैल्यू आ गई 4.46। तो इसकी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब 4.46 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये हमारे साथ डिवाइड हो जाएगी, तो इससे हमारे साथ जो वैल्यू आएगी 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और 2 3 ज़ा 6। तो अच्छा जी ये किस तरह से किए, हाँ 4 1 ज़ा 4 4
अच्छा जी, जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ जाएगी, 2.11 आ जाएगी। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई। तो मीन जो है, मीन भी आप लोगों ने मालूम कर लिया 3.5। एग्ज़ाम में आपसे यही पूछेंगे कि मीन की वैल्यू हमें निकाल कर दे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें निकाल कर दे, रेट्स हम रेट्स किसे कहते हैं, रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे और आप लोगों ने जो है वो फिर सॉल्व करके देने होंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स या 3 मिनट्स जो है आपके लगेंगे, अगर आपको पूरा अबूर हासिल हो मैथ्स पर, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की हो। तो आप 2 मिनट के अंदर अंदर जो है इसकी मीन या जो मूड है या जो मीडियन है वो निकाल कर दे सकेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। सो हमने जो है यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने मीन को भी कैलकुलेट कर लिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी जो है हमने निकाल ली है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमारा ये है कि अब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन से एक्स माइनस करना है और एक्स को एक दफ़ा प्लस करना है। तो अब दूसरा काम हम ये करेंगे, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे, इसको मैं आपको डायग्राम के ज़रिए इसके बारे में आपको अब बताऊंगा और थोड़ा से आपको दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, ये आपको दिया गया है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको नॉर्मल कर्व वाली जो डायग्राम है वो मैंने आपको बनाकर दिया था और समझाया भी था। तो आपके पास जो दरमियान में होता है ये आपकी मीन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू आपकी 3.5 है, ठीक है। मीन वैल्यू आपकी 3.5 है। तो इस पहले पार्ट में आपको कह रहे हैं कि मीन से आप स्टैंडर्ड डिविएशन एक स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन भी माइनस करें और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करें। मतलब अगर मीन के आप राइट साइड पर इस तरफ जाते हैं तो प्लस करेंगे, अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो फिर माइनस करेंगे, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आप यहाँ पर देखते हैं आपके पास जो वैल्यू है, तो यहाँ पर एस प्लस करेंगे और यहाँ अगर आप नीचे देखें तो एस आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एस आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। सो इस डायग्राम की समझ आ गई आपको क्या नहीं? सर। अच्छा जी, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम मीन से एक्स माइनस एस करें तो मीन आपके पास क्या है, 3.5 है। एस की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2.5 आई है। एस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 2.5 है, ठीक है, सॉरी 2.11 है। तो 3.5 से अगर 2.11 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.39। इसी तरह से फिर आपको कहा गया है कि मीन के साथ जो है आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या करें, ऐड करें। तो 3.5 प्लस 2.11 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.61, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 1.39 से लेकर 5.61 तक के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में जितने भी वैल्यूज़ आती है तो वो आपके पास टोटल 20 वैल्यूज़ बनती है, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ बनती है, टोटल 20 वैल्यूज़ बनती है। कैसे बनती है, देखिए 1.39 है ना, 1.39 है, फिर इसके बाद आएगा 1.40, फिर आएगा 1.41, 1.42, 1.43। तो इस तरह से चलते चलते 5.61 तक जब आप जाएंगे तो इसके दरमियान टोटल 20 वैल्यूज़ आएंगी, सही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर आप जब फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, 20/30, ठीक है। जब आप 20/30 करेंगे और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 66.6% आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से थोड़ा डायग्राम बना कर देता हूँ और इस वैल्यूज़ का मतलब जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहूँगा।
सो ये 66.6% का मतलब क्या है? 66.6% का मतलब ये है कि आपके पास जो नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें मीन्स ये आपके पास दरमियान में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये दो लाइन जो मैंने लगाई है, ठीक है, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एरिया है, इसने टोटल कितना एरिया कवर किया हुआ है? इसने टोटल 66.6 एरिया को क्या किया? 66.6% एरिया को कवर किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में आपके पास 66.6 एरिया जो है, डेटा जो है, इसने कवर किया हुआ है। इसमें 66.6% डेटा जो है ये आपका आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में। ठीक है, इसकी समझ आ गई? जी सर। ओके जी, फिर आपको दोबारा आपको कहा गया है कि अब मीन से जो है आप सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो माइनस करें, ठीक है, और उसके साथ प्लस करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, वही मेथड है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड था, सिर्फ एस था, ठीक है, तो एस को हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर लेते थे, लेकिन अब एस के साथ यहाँ पर टू भी है। तो मतलब ये है कि जो 2.11 था, तो इसको अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम x से माइनस करेंगे और x के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस मेथड को, इस स्टेप्स को भी कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है जी। ये एक दफा वो पीछे से थोड़ा सा समझाएं, 20 वाला जो आप समझा रहे थे, मैं थोड़ा सिग्नल इशू था। अच्छा जी, 20 के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ये ऊपर वाले जो दो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, 1.39 और 5.61, तो 1.39 से लेकर 5.61 के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं, तो वो हमारे साथ टोटल 20 है, ठीक है, उसकी तादाद टोटल 20 है। तो टोटल 20 है, तो इसलिए हमारे पास जो मीन आया था, जो फ्रीक्वेंसी आई थी, वो क्या थी? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 थी। तो यहाँ पर हमारे साथ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 आती है, तो इसलिए 20 डिवाइडेड बाय 30 हमने परसेंटेज निकालना है। 20 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 20 को जब 30 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 66.6% आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, तो उसने 66.6% एरिया को कवर किया हुआ है। 66.6% इंफॉर्मेशन हमारे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में आती है, ठीक है। इसी तरह से जब अगर हम सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी हमारे साथ क्या है, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने क्या करना होगा, डायग्राम को बनाना होगा कि ये आपके पास क्या है, ये नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपके पास यहाँ तक ये हमारे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड था। अब यहाँ जो सेकंड स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड के लिए मैं दूसरा लाइन, ये आपके पास आपका सेकंड स्टैंडर्ड बनेगा, मतलब 2s बनेगा, ठीक है। ये आपके पास 2s है, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा और दरमियान में आपके पास मीन है। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये इसने जो है कितना एरिया जो है घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। सो अब अगर आप देखें, सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आपके पास ये है कि x माइनस 2s, ठीक है, और x प्लस 2s। सो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या है? 3.5 है। s की वैल्यू क्या है? 2.11 है। सो 2.11 के साथ s के साथ 2 भी आया है, तो इसका मतलब ये है, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इसके दरमियान में ना प्लस है, ना माइनस है, ना ही डिवीजन का साइन है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने समझ जाना है कि इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को अगर आप 2.11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 4.22 आ जाएगा। तो सर 3.5 ये 2.11 कैसे आया? ये आपके पास ऐसे आया है, हमने अभी जो पूरी कैलकुलेशन की थी और लास्ट में जब हमने उसका स्क्वायर ये रूट, हमने, हाँ, जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने सर ये मालूम, हमारी वेरिएंस की जो है ना, वेरिएंस का हमारा रिजल्ट आया था ये।
हाँ जी एस का, बिल्कुल। एस की वैल्यू। हाँ जी, वो स्टैंडर्ड डिविएशन उसको हम कहते हैं। तो उसकी वैल्यू आई थी, तो उसका हमने स्क्वायर रूट लिया था। स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखे ये देखें, ये 4.46 था, तो इसकी जब हमने स्क्वायर रूट ली तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 2.11। तो ये यहाँ से हमने लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। याद आ गई कि नहीं? सर ये रिपीट करिएगा दोबारा थोड़ा। कौन सा? ये जो आप कर रहे थे, ये जो आप बता रहे थे। अच्छा जी, ये कह रही है कि ये 2.11 कहाँ से आया। तो मैं इसको कह रही थी कि अभी हमने जो पूरी कैलकुलेशन की फ्रीक्वेंसी टेबल के ज़रिए, ये पूरा जो कैलकुलेशन हमने किया, तो ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए किया। एक मीन को मालूम करने के लिए, ठीक है, एक मीन की वैल्यू मालूम करने के लिए, मीन की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू मालूम करने के लिए, जो कि हमारे पास 3.5 है, और दूसरी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने की है, जो कि हमारे साथ 2.11 वैल्यू आती है। तो इस दो चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये पूरा फ्रीक्वेंसी टेबल क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये कह रही है कि ये 2.11 कहाँ से आया है। तो ये आप देख सकती है कि जब हमने पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल की कैलकुलेशन की तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 4.46। 4.46 की जब हमने स्क्वायर रूट ली, मतलब इसको 4.46 की जब हमने स्क्वायर रूट ली और फिर कैलकुलेट किया, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन की 2.11। तो 2.11 ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है। सही है, समझ आ जी गई? सर। अच्छा जी, वेरी गुड। सो हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या करेंगे, मीन के साथ प्लस भी करेंगे और मीन के साथ माइनस भी करेंगे। तो मीन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 3.5 है, और एस की वैल्यू आपके पास 2.11 है। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो 2 आता है, 2 रिप्रेजेंट करता है आपकी सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन को। एस मीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 2 मतलब सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो 2 को हम स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो 4.22 आ जाएगी, ठीक है। सो 3.5 से अगर आप 4.22 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -0.72 आएगी। इसी तरह से अगर आप 3.5 को 4.22 के साथ प्लस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 7.72 आ जाएगी। सो अब अगर आप 0 से लेकर 7.2 तक के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ आते हैं उसको आप काउंट करें तो उसकी टोटल तादाद आपके पास 29 आएगी, ठीक है, 29 आएंगी। सर कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 पॉइंट, सर उसमें आपने बताया था अभी इसमें माइनस में ये है। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि 0.72 को हम उसमें ऐड करेंगे या उससे आगे से स्टार्ट करेंगे नहीं काउंट नहीं, करना? उसको ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि ज़ीरो पॉइंट ठीक है। सेवन टू है ना, तो इसके आगे आपके पास क्या आएगा, 0.73 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू हो गई, फिर 7.4 ये दूसरी वैल्यू हो गई, फिर 7.5, फिर 7.6, 7.8। इसी तरह से जाते जाते जब आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। सर 0.72 से लेकर 1 तक जाते तक तो 20 डिजिट तो यहीं पे हो जाते हैं। फिर 1 पे जाएंगे तो फिर जाहिर है 1.1, 1.2 या इस तरह होगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 पे जाके और एक डिजिट को कर लें। सर इसकी काउंट ज़ीरो करें, हो गए। 29 कैसे आती है प्लीज? अच्छा जी, मैं काउंट करता हूँ, सब्र करें। अगर हम इस तरह से करते हैं, 0.73 से स्टार्ट करते हैं, ये वन वैल्यू हो गई, फिर 4। सर 0.72 में अगर हम 28 नंबर ऐड कर रहे हैं तो फिर हम 1 पे पहुंचेंगे। अच्छा वहाँ जी। पे 29 लिखा है, ये तो वाकई कंफ्यूजन है। हाँ जी, अब मैं हाँ आप, यही बात है पूछना। हाँ जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, वैलिड है। सो अब अगर आप इसको करते हैं और इसके साथ अगर आप इस तरह से करते हैं, 1 1 प्लस करते हैं, मतलब 0.72 है। तो मतलब टोटली, मतलब यहाँ पर आप इसको ज़ीरो कह सकते हैं कि ये हमारे साथ ज़ीरो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पॉइंट के
राइट साइड पर जितने भी आपके पास वैल्यूज आएंगे तो वो क्या होते हैं, उसकी कोई मतलब नहीं होती, उसकी अहमियत नहीं होती। ठीक है, तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं या आपकी मर्जी है उसको आप लिखते हैं या नहीं लिखते। तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2.5 हो गया, फिर 3.5 हो गया, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। तो इस तरह से भी हमारे साथ ये वैल्यू कितने आए, 29 तो नहीं आए। 29 नहीं आए, उससे कम आए ना। जी सर। हाँ जी, यही मतलब है। सबर कर आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। अच्छा जी, सर मैंने कंफ्यूज नहीं किया, मैंने तो ज़ीरो, मामूली सा सवाल पूछा। 0.5, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा जी, 0.72, 7.72 लास्ट 29 वैल्यूज। अच्छा जी, 0.72 एंड 7.72 लास्ट 29 वैल्यूज। इसके दरमियान हमारे पास कितने वैल्यूज आती है, 29 वैल्यूज। तो अब इन्होंने इंटरवल का काम तो नहीं किया यहाँ पर। अच्छा जी, 0.72, 0.72। अच्छा जी, ये देखिए, सर ये देखिए ये वैल्यू, 0 पॉइंट, हाँ जी देखिए 0 सर पॉइंट, ये उन्होंने वैल्यू खुद ही इसके अंदर दी है, इसके नंबर ऑफ चाइल्ड में ये देखिए ऊपर आया है तो वो 0 में आएगा, और 7.72 उन्होंने 7 पे लिखा हुआ है, और इसके दरमियान में भी 0.72। सेलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में 29 आएगा। फिर इसी फ्रीक्वेंसी को तरह से, काउंट करें ना 7.72 तक। हाँ जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था कि इंटरवल में तो इन्होंने नहीं किया। तो 7.79 तक अगर हम इसको करते हैं तो 2, 5, 7, 15। जी सर ऐसे ही है सर जी लाएंगे। हम्म सर 1 अंदर काउंट नहीं करें तो 29 ही आ गया ना। 5, 10, 16, 20, 22, 24, 7.7। हमारे पास वहाँ पर क्या वैल्यू थी, 7.2 थी। यही थी सर, 7 अच्छा जी, इन्होंने बिल्कुल इसी तरह से किया जैसे कि मैं सर। सोच रहा था। हमें ना इसमें ओवरऑल काउंट नहीं करना है, मतलब जैसे आपने बताया ना हमें हम्म कि हम देखेंगे कि इसके दरमियान और इसके दरमियान टोटल कितनी वैल्यूज आती हैं, तो हम्म हम इस तरह काउंट करेंगे कि इस टेबल के मुताबिक कितनी वैल्यूज आती हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस टेबल के मुताबिक कितनी वैल्यूज़ आती है बिल्कुल। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि ज़ीरो, हम सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहे हैं तो 0.72 तो आ गया है। ठीक है, 0.72 ये जब माइनस किया आ गया, और जब प्लस किया तो हमारे पास 7.72 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 0.72 और 7.72 के दरमियान कितने वैल्यूज़ आते हैं, तो ये 5 हो गया, 10, 16, 20, 22, 24। चलिए चलिए, इसका मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन असल जो मेथड है वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इसका जो सही अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे इन्होंने किया हुआ है। यहाँ तक तो 24 तक आता है, 29 वैल्यूज़ तो नहीं आते इसके दरमियान में। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। सही है, तो हम आगे चलते हैं। ऊपर से ना ठीक है। जी जी बोले। इन्होंने ऊपर से 3 और 5 को भी काउंट किया हुआ है हाँ जी बिल्कुल 7.72 बिल्कुल तक। बिल्कुल, समझ गया हूँ समझ गया हूँ, बिल्कुल वेरी गुड, आपने अच्छा बिल्कुल बताया। ये तो 0.72 है, तो 0.72 और 7.72 के दरमियान में जितनी वैल्यूज आते हैं तो 3 भी आता है, 2 भी आता है, सो 3, 2, 5, 5, 10, 15, 21, फिर
21 हो गया और सर 29 ही आते हैं ना, 29 ही होते हैं, इसको काउंट करें तो 29 ही आते हैं। 0.72 से लेकर 7.72 के दरमियान। सर मेरी बात सुने सर, ये 0.72 को हम जीरो काउंट करेंगे, जीरो काउंट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ चाइल्ड में हम जीरो से आगे फ्रीक्वेंसी को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। वो हाँ है जी 3 + 2 5, हाँ 5 जी + 5 10, 15 10 + 5 15 15, 15 21 + 6 21, 21 25 + 4 25, 27 25 + 2 26, 27 27 25 प्लस 25 27 और 27 + 2 29। हाँ जी, तो 7 तक किया तो हमारे पास क्या आ गए 29 हाँ आ गया। हाँ जी, इस तरह से मेरे ख्याल में ये मेथड बिल्कुल ठीक है। इस तरह से इन्होंने सर ये ऐसे ही है। फिर जब उन्होंने हमें कहा कि 1.39 से करना है तो फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जब उन्होंने कहा हमें 5 से करना है तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। जब 7 से करेंगे तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे। सही है, नंबर ऑफ चाइल्ड को देख के आगे फ्रीक्वेंसी से काउंट करेंगे। सही है, सही है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो ये वैल्यू 29 हमारे पास आ गई। समझ आ गई इसकी कि ये 29 वैल्यू कैसी आई है। तो 29 को जब आप डिवाइड करोगे 30 से और फिर 100 पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 96.6%। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड स्टैंडर्ड डिवीएशन है इसने जो है तकरीबन 96.6% एरिया को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टैंडर्ड डिवीएशन हो गया। ठीक है, सो अब हमारे साथ क्या आता है, हमारे साथ अब थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन आता है। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन को मालूम करना है। तो इससे अब हमें पता चल जाएगा टोटल वैल्यू लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। सो 96.6%। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे साथ 66.6% था मेरे ख्याल में और सेकंड स्टैंडर्ड डिवीएशन 96.6% है। तो टोटल हमारे पास 4.4% रह जाता है एरिया। तो यहाँ पर आपको कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 96.6% ऑफ द टोटल वैल्यू लाई बिटवीन दीज टू वैल्यू। मतलब इन दो वैल्यू से मुराद एक हमारे साथ 6.5% था फर्स्ट स्टैंडर्ड और दूसरा हमारे साथ 96.6% है। तो टोटल डेटा हमारे पास इसी फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड डिवीएशन के दरमियान ही आता है। इन दोनों में ही हमारे साथ टोटल डेटा मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से बता दें। अच्छा जी, यहाँ पर आपको कहते हैं कि टोटल वैल्यूज लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज से मुराद ये है कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का हमने कैलकुलेशन की थी तो वहाँ पर हमारे साथ 65.6% जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन वो आया था। जो जब हमने सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस माइनस किया तो इससे हमारे साथ 96.6% आया है। तो कहते हैं कि हमारे साथ जो टोटल डेटा है वो इसी दो स्टैंडर्ड के दरमियान ही मौजूद है, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के दरमियान ही हमारे साथ टोटल वैल्यू आती है। अब अगर हम थर्ड स्टैंडर्ड से करते हैं तो ये हमारे साथ फिर 96% नहीं आएगा बल्कि ये 100 को भी क्रॉस कर लेगा, जिसका मतलब ये है कि वो फिर आउटलियर में आएगा। और आउटलियर ये वो एरिया है जिसको हम कंसीडर नहीं करते, जिसकी हमारे पास कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है, so in a normal distribution, any measurement with a z-score greater than 3% or less than 3 is called outlier। कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जी स्कोर की मेजरमेंट करें और जी स्कोर की वैल्यू हमारे साथ 3 के बराबर आ जाए या -3 से कम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आउटलियर कहेंगे। और आउटलियर से मुराद क्या है, आउटलियर से मुराद ये है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि हमारे साथ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बनाकर देता हूँ, तो ये हमारे साथ 3 एरियाज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड एंड थर्ड स्टैंडर्ड। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखें रेड लाइन को, ये आपके पास
फर्स्ट स्टैंडर्ड है, इसने टोटल एरिया कितना कवर किया होता है 66 पॉइंट, इसी तरह से 6 है कि क्या है कवर किया है। दूसरी जो सेकंड स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड ने टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन लाइन को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये आपके पास आता है 95%, ठीक है 95% एरिया ये आपका कवर करता है 95%। फिर इसी तरह से आपके पास जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेड लाइन मैंने ली ये आपके थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है और इसने तकरीबन 99.7% एरिया को कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद का जो एरिया ये वाला आपके पास आता है इसको हम क्या कहते हैं, आउटलियर कहते हैं। और इसमें जो डेटा आपके पास आता है, जो वैल्यूज़ आएगी तो उसको फिर हम कंसीडर नहीं करते, उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आउटलियर कहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ रेंज होती है। समझ आ गई आउटलियर की। जी सर। यहाँ पर एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको याद कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपके पास जी स्कोर की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी हो या -3 से कम आ जाए तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, आउटलियर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर 3 से वैल्यू ऊपर आ जाए या -3 से वैल्यू कम आ जाए तो इसको फिर हम क्या करेंगे, आउटलियर में कंसीडर करेंगे। जी स्कोर क्या है ये आगे यूनिट में आएगा, सही है। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, ये वही बात है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू दिया गया है जिसमें कहते हैं कि फाइंड द मीन, आपने मीन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है, मोड मालूम करना है, रेंज मालूम करनी है, वेरिएंस मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करनी है ऑफ द डेटा। ये आपको एक डेटा दिया गया है 8 5 3 5 2 1, तो ये एक डेटा होगा। इसके अलावा फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट ऑफ फॉर मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाते हुए इस डेटा का क्या करना है, आपने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है, फिर इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड के साथ प्लस माइनस करना है, और व्हाट परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट फॉल विद इन ईच इंटरवल। तो ये सब कुछ आपने करना है। तो ये आपकी जो है एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको आप लोगों ने खुद इस पर प्रैक्टिस करके इसको आपने सर क्या। जी जी। इसमें सर पीछे कीजिएगा प्लीज। सर इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये जो 5 वैल्यूज उन्होंने 6 दी हुई हैं, इनको हम सबसे पहले असेंडिंग इसमें ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद बिल्कुल। हम मीन मतलब मिड वाला पॉइंट वो करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये मैक्सिमम इसको, वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैं करता हूँ 1 2 फिर 3 2 फिर 3 5, 5 ठीक है, और फिर आपके पास आता है 8, ठीक है। तो तो मीन का सबसे हमारे पास पहले फार्मूला है आप, मैक्सिमम नहीं नहीं, मीन का फार्मूला वैल्यू आपके माइनस पास नहीं नहीं, मीन का फार्मूला जो है आपके पास है टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय बाय नंबर ऑफ टोटल, हाँ डिवाइडेड, टोटल नंबर आ टोटल ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगा सर हाँ जी, हमारे सर पास। टोटल जितने वो हुए इफेक्ट हुए ऊपर हैं जो सम नंबर ऑफ आएगा नीचे टोटल नंबर सम आ जाएगा। सम ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सो इस सब को आप प्लस करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16 और 16 + 8, तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो 24 24 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितने हैं, 24 1 2 डिवाइडेड 3 बाय 4 5 6 है, 6 6 है, तो आपके पास मीन आ 6 जाएगा 6 5 ज़ार 24, 4 6 4 6 4 ज़ार 24 आता है, तो मीन आपके पास आ गई 4, ठीक है, ये आपकी मीन आ 4 गई। हाँ जी, मीन आपकी आ गई है। इसके बाद दूसरा का क्या बताया है, आपको बताया है मीडियन का। सो मीडियन में आपने क्या करना होता है, मीडियन में आपने सबसे दरमियान वाला नंबर जो है वो क्या करना होता है, चूज़ करना होता है, ठीक है। चूज करना होता है। हाँ जी। सो यहाँ पर आप अगर देखिए 1 हो गया, 2 3 4, फिर 5, सॉरी 5 4 नहीं है, 5 5 हो 4 गया, नहीं है, 4 नहीं है। और लास्ट में 8 आ जाता है, ठीक है 8। सो
दो वैल्यूज़ यहाँ पर भी हैं, दो वैल्यूज़ दो आ यहाँ पर गई भी हैं। सो यहाँ पर तो दो आपके, आ गई हैं तो हाँ, तो इसको आप थ्री क्या प्लस करेंगे, फाइव। हाँ जी, 3 + 5 सर इन 8 हो दोनों गया। को प्लस करेंगे और दो पे डिवाइड करेंगे। हाँ जी, 8/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो मूड आपका क्या होगा, मूड भी आपका 4 आ जाएगा। नहीं मीडियन। मीडियन भी आपका सर 4 आ मीडियन। जाएगा। हाँ जी, मीडियन, मीडियन भी आपका 4 ही आ गया। फिर आपको बताया तो है सर मूड का, मूड भी आपका क्या आएगा, मूड आपका 5 आएगा, क्योंकि मूड में हम मोस्ट 5। रिपीटेड वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। 5 जो है 2 दफा यस सर। रिपीट हुआ है, तो इसलिए 5 जो है ये आपका मूड बन जाएगा। फिर रेंज का आपको बताया है, तो रेंज में मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। तो 8 से जब आप -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। ये आपका रेंज हो गया। अब इसके बाद क्या है, ठीक अब है। इसके बाद आपको बताया गया है वेरिएंस का, ठीक है। तो वेरिएंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि वेरिएंस इज इक्वल सर टू, ये अभी हमने जो पढ़ा है कि हमने S2 वो वाला सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वेरिएंस इज इक्वल S2 टू, और सम ऑफ x और x इंडिविजुअल माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n-1। हाँ जी, बिल्कुल, ये वाला सर। हाँ जी, ये भी एक फार्मूला है। या ये तो ग्रुप स्क्वायर डेटा रूट नहीं है, सबर, मीन का उसका फॉर्मूला है ये तो। सबर करें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस में हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वेरिएंस आपके पास, वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या है, तो वो आगे सर आने आपने वाला है। बताया था कि जब किसी सैंपल के लिए हम करेंगे तो उसके लिए वो वाला फार्मूला यूज होगा। एस, तो अभी सर मैं इस बात पे कंफ्यूज होती हूँ कि कब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला तो वो भी है ना कि सम ऑफ x इंडिविजुअल माइनस x बार का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट और n-1। ये भी एक फार्मूला है ना। तो अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा लगाना देखिए वो फार्मूला है, वो स्क्वायर रूट, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तब आपके पास बनेगा, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। वैसे तो हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, मतलब एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू इंडिविजुअल x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 है, ठीक है। ये आगे फार्मूले आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, फिर आप लोग जो है उसके ज़रिए आप इस डेटा को कवर कर लेंगे। लेकिन है। सर हमने इसी मतलब एक फार्मूला तो हमने आज पढ़ा है ना हम्म स्टैंडर्ड डेविएशन का। आपने बताया कि वो S2 ये वाला जो है हम्म S2 और इसमें हम मीन वैल्यू मालूम करके मतलब ये जो आज हमने जैसे सारा लेक्चर लिया है। हाँ जी, और बिल्कुल, सर इससे पहले वाली क्लास में आपने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बताया था कि सम ऑफ x इंडिविजुअल माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम्म n-1। फार्मूला तकरीबन यही था, लेकिन ये है कि जो x इंडिविजुअल और x बार का स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट था। सबर करें, मैं अभी आपको दिखाता और हूँ। आपने बताया था कि ये ये वाला, मैथ्स के लिए ये होगा। ये हाँ वाला जी है ये ना, वाला। ये स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू स्क्वायर रूट सम ऑफ इनटू एक्स, ये पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए, ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए है, और अनग्रुप डेटा के लिए ये है मेरे ख्याल में, ये अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा के लिए हमारे साथ क्या है, ये फार्मूला है। और जो ग्रुप डेटा है वो ऑलरेडी हमने आगे पढ़ा हुआ है। सबर करें, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर ग्रुप डेटा देखिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ग्रुप डेटा, तो मीन जो है ये एक्स बार इंटू सम ऑफ एफ एक्स इन डिवाइड बाई एन, और फिर आपके पास जो ग्रुप डेटा के लिए है, तो यहाँ पर फिर स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह एस डी की जगह यहाँ पर हम सिर्फ एस स्क्वेयर लिखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इंटू एक्स इंडिविजुअल एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n-1। फार्मूला वही है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह एस स्क्वेयर आया हुआ है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन को वेरिएंस कहते हैं ग्रुप डेटा में, ठीक है। ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन को वेरिएंस कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर रूट भी नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारी सर ये चीज़ें जो वही हमें हैं। सर ये जो आपने हमें अभी वैल्यूज बताई थी ये हम्म 1 2 3 5 5 8
इसका हमने मीन मीडियम सब कुछ हमने फाइंड आउट किया। हाँ तो सर हमें किसी वैल्यू से कैसे पता चलता है कि ये ग्रुप डाटा है और ये अनग्रुप डाटा है, ये कैसे पता चलता है? इसकी अच्छा कोई मुझे तो नहीं पता कि कैसे। अच्छा जी, अच्छा सवाल है। The standard deviation is measured to describe how much individual may differ. डेटा सेट वन। अच्छा जी, ये तो वही बात है। चलिए ये भी आगे स्लाइड में आता है तो फिर वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, हो सकता है वहाँ पर ये सब कुछ मेंशन हो तो आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना पढ़ा है उसकी थोड़ी बहुत समझ आई है आपको क्या नहीं? सर अच्छे से समझ आ गई है, लेकिन अभी जब हमें यही नहीं पता चलेगा ग्रुप कि और ग्रुप अनग्रुप डाटा कौन सा है और अनग्रुप डाटा क्या है। ये हाँ भी तो आपको सर हम बेसिक ये हमें पता होगा तो हम खुद करेंगे ना, हमें पता चलेगा ये ग्रुप सही है डाटा है सही ये है, इसका भी मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं है, बस कवर हो जाता है। अब हम थोड़ा पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है? इसकी समझ आ